Assalamualaikum cadets, आई होप यू ऑल आर फाइन। कैडेट्स 9th क्लास का मैथ हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने इसको तवज्जो के साथ सुना होगा और समझा भी होगा और अपने रजिस्टर्स पे डेफिनेशंस को लिख भी लिया होगा। मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रियल नंबर्स को कलेक्ट करके देन उनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना। आपके पास क्या बन जाता है? एक मैट्रिक्स बन जाता है। यहीं से आपको डेफिनेशन याद भी हो जानी चाहिए। देन आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स किससे मिलके बनता है? एंट्रीज, नंबर से मिलके बनता है। तो उसके अंदर मौजूद जो नंबर्स होते हैं उसको हम एंट्रीज बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो दो चीज़ें होती हैं बेसिकली रोज और कॉलम होती हैं। हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट होने वाली जो लाइन होती है उसको आप रोज बोलते हो, जो वर्टिकल एंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं उनको आप कॉलम बोलते हो। इसी से हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं वो उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑर्डर को लिखने का तरीका था नंबर ऑफ़ रोज़ पहले और नंबर ऑफ़ कॉलम बाद में लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। इक्वल का मतलब होता है दो मैट्रिसेस को आपने इक्वल तब प्रूफ करना होता है जब वो उनकी एंट्रीज़, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो, और सबसे पहली चीज़ उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर को अभी मैंने रिवाइज करवाया, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद पहले मैट्रिक्स की, जिस मैट्रिक्स के आपने इसको इक्वल प्रूफ करना है दूसरे मैट्रिक्स के, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए पहले मैट्रिक्स के। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। या अगर कोई आपको और नेम भी आ जाते हैं तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। देन आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ चेक करनी होती है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कल के लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। पहली एंट्री पहली के इक्वल होगी, दूसरी के, तीसरी के, पहली रो की पहली एंट्री पहली रो की पहली एंट्री के इक्वल होगी, पहली रो की दूसरी एंट्री पहली रो की दूसरी एंट्री के इक्वल होगी। अगर दूसरी रो की बात करें तो पहली रो की दूसरी एंट्री दूसरी रो की दूसरी एंट्री के इक्वल होगी। आप कॉलम के व्यू से भी देख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस जगह पे पहली लिखी हुई है उसी जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में वही एंट्री लिखी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी कैडेट्स, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिसेस, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे मैट्रिसेस गिवन है, इन सब का आपने क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। इनमें से 3 का ऑर्डर मैं फाइंड करके आपको बता देती हूँ। ऑर्डर फाइंड करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। आपने टोटल रोज़ की और कॉलम की तादाद देखनी होती है, और लिखने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ पहले बाय नंबर ऑफ़ कॉलम देन नंबर ऑफ़ कॉलम आपने लिखने होते हैं। तो मैट्रिक्स ए को देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। रोज़ को हम येलो से हाईलाइट करते हैं, येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। 2 रोज़ हैं इसमें। और कॉलम्स आपके पास कितने हैं? इसमें कॉलम्स की तादाद भी आपके पास क्या है? 2 है। ये देखें, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद पहले वो 2 है और बाय, और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम भी आपके पास 2 है, तो 2/2 ए मैट्रिक्स का आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। इसी तरह मैं एक ई मैट्रिक्स का आपको देख के बताती हूँ। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? येलो से हम रोज़ को हाईलाइट करेंगे। रोज़ की तादाद 1 2 एंड 3, 3 है रोज़ की तादाद। आपने देखा इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? 3, जबकि कॉलम की तादाद कितनी है आपके पास? 1 एंड 2, कॉलम की तादाद है 2। तो अब इसमें ऑर्डर को लिखने का तरीका आपके पास क्या होगा? रोज़ की तादाद पहले और कॉलम की तादाद बाद में। रोज़ की तादाद कितनी थी? 1 2 एंड 3, 3/2। 2 कॉलम्स हैं इसलिए 2 कॉलम की तादाद। ठीक है, कॉलम की तादाद बाद में और रोज़ की तादाद पहले, ये इसको लिखने का तरीका होता है। जस्ट इतना सा काम है आप लोगों ने करना है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसका मैं एच वाला पार्ट लिख रही हूँ। एच मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 3 4 1 0 और 6। वो कहता है इसका ऑर्डर लिखें। आपने जस्ट क्या चेक करना है? इसमें रोज़ कितनी है? 1 और ये 2। हाईलाइट नहीं करी यहाँ पे। पहली रो 1 है और ये 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। और ऑर्डर को लिखने का तरीका क्या होता है? रोज़ की तादाद पहले और कॉलम की तादाद बाद में। रोज़ कितनी है? 2 बाय, ये लिखने का तरीका। ठीक है, और कॉलम कितने? 3, तो 2/3 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको 2 मल्टीप्लाई का साइन डाल के इस तरह लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना, जस्ट उसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसको पढ़ते 2/3 ही हैं। ठीक है,
ये इसका ऑर्डर लिखने का तरीका। आप यही वाला मेथड यूज़ करें, दैट इज़ वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। आप मैट्रिक्स ए को चेक करें, इसका सबसे पहले ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही एंट्री है ना, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर है 1 by 1, या 1 by 1 आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। अब आपने इसमें से कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर ए जितना हो और एंट्री भी सेम हो। तो देखें, ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 और सी मैट्रिक्स देखें तो सी मैट्रिक्स 5 - 2 लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखा हुआ कि 5 यहाँ है और -2 यहाँ पे दूर करके लिखा है, नो। अगर ऐसे लिखा होता तो 2 एंट्रीज होती, इसको बिल्कुल सेम एक ऑपरेशन के साथ लिखा हुआ है। तो इसका ऑर्डर देखा तो एक रो है और एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1 by 1। इसका ऑर्डर देखूं तो ये एक रो है और ये पूरा अगर सॉल्व करूं तो सी का आंसर भी मेरे पास क्या आता है, 5 - 2 3 ही आता है। एक 1 by 1 ही इसका ऑर्डर है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब होता है इसमें मौजूद एंट्री और इसमें मौजूद एंट्री सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इक्वल है सी के। इसका मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, ई इक्वल है 4 0 6 और 2 के, ठीक है। और आपके पास जे मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 + 2। ये दो मैट्रिसेस आपको गिवन है। ई मैट्रिक्स है आपके पास 4 0 6 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। सबसे पहले ये चेक करना होता है, इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और ये देखें प्लस के साथ ऑपरेशन के साथ नंबर लिखें, ये पूरी एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये पहला कॉलम हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करूँगी तो ये दूसरा। जब मैं सॉल्व करके आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे 2 + 2 4, 2 + 4 6, उसी एंट्री पे लिखना जहाँ जिसको मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। फिर 2 - 2 0, 2 + 0 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 में ऐड करें 2 तो 2 ही आंसर रहेगा। अब आप देखें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, पहली रो की पहली एंट्री 4 है, इधर भी पहली रो की पहली एंट्री 4 है, पहली रो की दूसरी एंट्री 0, इधर भी 0, दूसरी रो की पहली एंट्री 6 है, इधर भी 6 है, इधर लास्ट एंट्री 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब है सारी एंट्री सेम है, तो ई इक्वल होगा जे के। आप इस तरह से मैट्रिसेस को लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप इसी तरह एच जो है वो भी बिल्कुल सेम है, एच सेम यही नंबर यही मैट्रिक्स लिखा है, सब उसको नाम एच का दे दिया है, तो ये एच के भी इक्वल होगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें एच, ठीक है। इसी तरह आप बाकी मैट्रिसेस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे एफ लिखा हुआ है 2 6, इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज़ हैं हॉरिजॉन्टली, 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। तो अब आप यहाँ पे देखें एक मैट्रिक्स, ये देखें 2 रोज़ हैं और ये ऑपरेशन के साथ लिखा हुआ तो एक ही कॉलम है। 3 - 1 करें 2 आ जाएगा, 3 + 3 करें तो 6 आ जाएगा, एफ इक्वल हो जाएगा जी के। तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ऑर्डर भी आना चाहिए और दो मैट्रिसेस को चेक करना आना चाहिए कि वो इक्वल हैं या नहीं। नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। इसमें गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिर्फ हम लोगों ने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है और इनके सेंटर में क्या है, इक्वल का साइन है। अब आपको प्रीवियस लेक्चर याद आएगा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। ऑर्डर सेम है, इसमें एक रो है, ये दूसरी रो है, इसमें भी एक रो है, दूसरी रो है। अब ये एडिशन के साथ लिखा है, ये पूरा एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। सिमिलरली इसमें ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब है इक्वल का साइन है, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी। पहली एंट्री पहली के इक्वल होगी, दूसरी के इक्वल होगी। आप ये नहीं कहेंगे a + 2b को इक्वल कर दो 3 के, नो, ये रॉन्ग होगा। a + 2b जो है वो -7 के इक्वल होगा, पहली रो की दूसरी एंट्री पहली रो की दूसरी एंट्री के इक्वल होगी। हम इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके कैडेट्स, देखें अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे 2 + 2 लिखा होता है तो हम उसको ऐड करके एक ही नंबर डील करते हैं, तो इसका मतलब है ये पूरा आपके पास क्या है, एक कॉलम है। मैं इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ आपको, ये पूरा जो है ये आपके पास एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये आपके पास दूसरा कॉलम है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि इनके सेंटर में जब भी ऑपरेशन आ जाए तो इसका मतलब होता है वो ऐड होके एक ही नंबर बनेगा। अब इसकी वैल्यूज़ नहीं हमें पता, वो अलग बात है। और 2 ही कॉलम इसमें हैं और 2 ही रोज़ की तादाद है, वो आपको क्लियरली पता चल रहा है। ये रो 1 R1 और ये R2, सिमिलरली R1 और R2। अब आपको क्लियर हो गया कि इनका ऑर्डर सेम है।
अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है मैट्रिक्स इक्वेशन, इसका मतलब है ये इक्वल है और इनके सेंटर में इक्वल का साइन है। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इसका मतलब है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, सो आपने मिस्टेक नहीं करनी। a प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल होगा, पहली एंट्री पहली के इक्वल होगी, ठीक है। आपने ये नहीं करना a प्लस सी को -7 के इक्वल रखना है, नो। पहली रो की पहली एंट्री है a प्लस सी, इसमें पहली रो की पहली एंट्री है 0, a प्लस सी 0 के इक्वल होगा। इसमें पहली रो की दूसरी एंट्री है a प्लस 2b, ये किसके इक्वल होगा, -7 के। c -1 को 3 के इक्वल रखना है, आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि a प्लस 2b को 3 के इक्वल रख दें, नो। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस जगह पे ये है उसी जगह की इक्वल होगी दूसरी वाली एंट्री के, ठीक है। तो a प्लस 2b दूसरी एंट्री है पहली रो की, तो पहली रो की दूसरी एंट्री के इक्वल होगी। सिमिलरली c -1 इक्वल है 3 के और 4d -6 इक्वल है 2d के। ये मैंने इक्वल लिख दिया इस तरह से, ये मैंने लिख दिया। पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, a प्लस 2b को -7 के इक्वल लिखा, 2 इक्वेशन का नाम दे दिया, c -1 को 3 के इक्वल रखा और 3 का नाम दे दिया। सिमिलरली लास्ट पे है 4d -6, इसको इक्वल रखा लास्ट वाली एंट्री के, ये लास्ट वाली एंट्री 2d के, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हमने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, आपको कैसे पता चलेगा। आप देखें कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करें और बाकी को बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे c की चाहिए, इसमें b की फाइंड करने के लिए a की चाहिए, या a की फाइंड करने के लिए b की चाहिए, तो आपको कोई ना कोई चाहिए। जबकि इसमें c को देखें, आपने नेम दे दिया 1 2 3 4। अब c को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने इसीलिए आपको सिखाया था। c -1 इज इक्वल्स टू 3 है, c -1 इज इक्वल्स टू 3, तो -1 ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा कैडेट्स, +1 हो जाएगा। -1 ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, +4। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मैंने c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ मैं छोटी सी लाइन लगा देती हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पे लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 4। पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें एक जो है वो कांस्टेंट, एक अल्फ़ाबेट इन्वॉल्व हो रहा था। फ्रॉम इक्वेशन 4 अल्फ़ाबेट इसमें भी d है और इसमें भी d है, जब सेम हो तो उसको सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ 4d है और यहाँ पे 2d है, 2d को ऑपोजिट साइड पे ले आऊँ, 4d इधर ही रहा, प्लस 2d इधर आके क्या हो गया, -2d, ठीक है। सॉल्व करना आता है ना इक्वेशंस को। -6 ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +6। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 2d को इधर वाली साइड पे ले आई, -2d हो गया, -6 को ऑपोजिट साइड पे ले गई, ये +6 हो गया। तो 4 में से अब इनका जो कोफिशिएंट है वो देखें, 4 है, इधर -2 है, जबकि ये वेरिएबल सेम है, वेरिएबल ही कह सकते हैं इसको, कॉन्स्टेंट अल्फ़ाबेट को। d और d सेम है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 4 -2 तो आपके पास पता है 2 हो जाता है, 4d -2d करें तो 2d आ जाता है आपके पास, इज इक्वल्स टू 6। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2d इज इक्वल्स टू 6, जबकि 2 इधर कांस्टेंट है, ये ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डिवाइड होगा। तो d की वैल्यू कैडेट्स मेरे पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल्स टू 3, 2 1 2 2 3 6। तो d, सिर्फ d की वैल्यू चाहिए थी, वो मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखें c की वैल्यू भी फाइंड कर ली, d की भी फाइंड कर ली। अब देखें इक्वेशन 1 में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, c इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मैं c की जगह c की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा आपने किस इक्वेशन को सॉल्व करना है। a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, पुट c इज इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू इसमें पुट कर दें। a प्लस 4, c की जगह क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, इज इक्वल्स टू 0। तो 4 इधर प्लस हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और कैडेट्स ये देखें, ये मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, b की फाइंड करनी है, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दूंगी क्योंकि मैं a की वैल्यू फाइंड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। आपने क्या करना है, अब a की वैल्यू को पुट करना है, -4 है a की वैल्यू, उसको किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में, क्योंकि उसी से आपने क्या फाइंड करनी है, b की वैल्यू, और वो मेरे पास है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो अब a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें जो हमने फाइंड किया, दैट इज़ -4। रिमेंबर उसका साइन साथ इंक्लूड होता है, -4 प्लस 2b। साथ में ये लाजमी लिखना है कि पुट a इज इक्वल्स टू -4, पुट की जगह आप सब्सटीट्यूट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -7। -4 ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस, और ये ऑपोजिट साइड पे जाके साइन चेंज, +4 हो गया। 2b इज इक्वल्स टू
-3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो जब आप इसको डिवाइड करके आंसर लिखते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 1.5 और माइनस का साइन साथ। यही हमने a, b और c की वैल्यू, a, b, c, d की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। a की वैल्यू है -4, b की वैल्यू आपके पास आई है -1.5, c की वैल्यू +4 और d की वैल्यू क्या आ गई है 3। यही कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आपके पास सेम आंसर आएगा। पहली एंट्री चेक करके बता देती हूँ, a की वैल्यू थी -4, b की वैल्यू थी +4। जब आप -4 +4 को सॉल्व करते तो कटिंग होकर आंसर क्या आ जाता है 0। सिमिलरली यहाँ c की वैल्यू चेक कर ली, c की वैल्यू थी 4 -1, 4 में से 1 को माइनस कर दे तो आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। आप इस तरह चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप यहाँ पे भी पुट करके चेक कर लें। 4 यहाँ a की वैल्यू थी 4 +2 इंटू b की वैल्यू थी 3, 2 3 6 और 6 +4 नहीं, a की वैल्यू थी -4, सॉरी a की वैल्यू थी -4 और b की वैल्यू आपके पास क्या थी -1.5 सॉरी। तो 2 को -1.5 से मल्टीप्लाई करें और -4 को ऐड कर दें तो आपके पास एग्जैक्ट -7 आ जाएगा। सिमिलरली आप इस वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। पूरी एक्सरसाइज 1.1 में जस्ट 3 क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल, इसकी आपने सबसे पहले ये बता दूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अपने बाइंडर्स पे कंप्लीट इसको नोट करना है। कॉलेज ओपन होने के फ़ौरन बाद आपके बाइंडर्स चेक होंगे। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।